घर की छत चारों तरफ से टपक रही थी। जगह जगह बाल्टी बर्तन रखा नजर आ रहा था और देखते ही देखते बारिश का पानी अब घर में घुस आया था। मुझे तो पता ही था आज फिर से घर में पानी आएगा। पहले ही सर पर जो छत है वो किसी भी वक्त गिर सकता है। अरे शुभ शुभ बोलो, रहने का बस यही ठिकाना है। अगर ये भी गिर गया तो सड़क पर आ जाएंगे हम। नीलम और किशोर की बहू घर में आए पानी में से अस्त व्यस्त हुए सामान को उसकी जगह पर रख रहे थे। वहीं खाट पर बैठे राजू और सीमा कागज की नाव बनाकर उसे चला रहे थे। हर बार तेरी नाव मेरी नाव से टकरा जाती है, क्योंकि तेरी नाव हमेशा डूबती है। जहां बच्चे घर में आए बरसात के पानी का आनंद ले रहे थे, वहीं बाकी लोग इस बात से परेशान थे कि कहीं उनका बरसों पुराना टूटा फूटा घर इस बारिश में न गिर जाए। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा और घर में पानी भी भर गया है और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। बस इसी में तो जिंदगी निकल गई। छत को टपकता हुआ देखा और घर में पानी भरा हुआ देखा। नीलम अपनी बहू से बात कर ही रही होती है कि तभी छत के कोने का एक हिस्सा गिर जाता है। अरे नीलम लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। इस बार की बरसात में तो ऐसा लग रहा है मानो हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। भला इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो जो देखा मैंने बोल दिया और देखो हुआ भी वही। अब बरसात का पानी और भी ज्यादा घर में भरने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही बरसात में भीगते हुए शंकर घर आ जाता है। इस बरसात की वजह से तो रोजी रोटी भी बंद हो जाएगी, लेकिन ये बरसात बंद होने का नाम नहीं ले रही। अरे ये क्या, इतना पानी कहाँ से आ रहा है? पिताजी वो देखें, हमारा घर बरसात में गिर गया। एक तो पहले से 2 वक्त के खाने के लिए सोचना पड़ रहा है, अब इस घर को बनवाना ये सब मुमकिन नहीं है। अरे वो तो है बेटा, लेकिन मैं दीनदयाल के यहाँ से ये मजबूत पन्नी लेकर आया हूँ। तब तक इसे छत पर डाल देते हैं ताकि जो भी बरसात का पानी रुक सके वो रुक जाएगा। अब शंकर और किशोर अपने उस टूटे हुए छत के कोने पर मजबूत सी पन्नी बिछा देते हैं, जिससे बरसात का पानी काफी हद तक घर में नहीं आ पाता। सभी ने खाना खा लिया है, अब आप भी खाना खा लीजिए। मैंने तुम्हें तभी देख लिया था, पतीली में चावल सिर्फ उतना है जितना कोई एक खा पाए। मेरे पेट में दर्द है, आप खाना खा लीजिए, मुझे वैसे भी भूख नहीं। अब शंकर चावल और चटनी एक प्लेट में निकालता है और अपने ही हाथों से अपनी पत्नी को खिलाने लगता है और उस प्लेट से उठाकर खुद भी खाता है। ये देखकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, हमेशा मेरे परिवार को खुश रखना और मेरे पति को तरक्की देना। वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और बरसात अपने चरम सीमा पर थी, जो दिन रात बरस रही थी। इस कारण मधु के घर में पानी भी भर जाता और छत जगह जगह से टपक रही थी। तभी एक रोज अचानक से घर की पिछली दीवार बाहर की तरफ गिर जाती है। ये राम नीलम, तेरे घर का तो सत्यानाश हो गया। इस बरसात में रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, घर का एक हिस्सा ही गिर गया। अच्छा होगा ये घर जल्दी से जल्दी खाली कर दे। बिल्कुल सही कह रही है कांता बहन, हमें जल्द से जल्द ये घर छोड़ देना चाहिए, वरना अब की बार तो जान से जाएगी। नीलम और मधु की आंखों में आंसू थे। पहले ही घर परिवार चलाने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अब तो जो भी उम्मीद थी कि सिर पर टूटी फूटी छत है वो भी गिर चुकी थी। अपने अपने कपड़े बांध लो और जो बर्तन है उसे भी रख लो। अब किस्मत में यही लिखा है तो हम भी क्या कर सकते हैं। सभी हल्की बारिश में अपना कपड़ा, बर्तन और सामान हाथों में लिए अपने घर को छोड़कर एक नई सफर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें ये तक नहीं पता था कि अब वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और कमाएंगे कैसे। दादाजी, हमने अपना पुराना घर छोड़ दिया तो क्या अब हम नए घर में जा रहे हैं जहाँ बरसात का पानी कभी आएगा ही नहीं? काश ऐसा ही होता बेटा। भगवान भी हम गरीबों की कितनी परीक्षाएं लेगा और हमें कितनी मुसीबत में डालेगा। अब पूरा परिवार चलते चलते वीरान जगह पर पहुंचता है, जहां एक बड़ा सा पेड़ था। वहां सभी बैठकर आराम करते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है और हमें अब कितना चलना होगा और हम जा कहाँ रहे हैं? हाँ बेटा, हम जल्दी अपना घर ढूंढ लेंगे, वहाँ खाने को भी मिलेगा। किशोर और शंकर अपने परिवार को इस तरह दुख में देखकर काफी उदास थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सभी उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, लेकिन मधु अपने बेटे राजू को गोद में लिए पेड़ की तरफ देख रही थी। माँ देखो, वो चिड़िया कितना सुंदर घोंसला बना रही है, वो भी घास और लकड़ियों से। हाँ, पक्षी अपना घर खुद बनाते हैं, वो भी घास फूस से। घास फूस का घर, क्या बात है, मिल गया रास्ता। मधु अब अपने पति को सारी बातें बताती है। शंकर भी एक पल को सोचता है और फिर अपने पिता से कहता है,
पिताजी, रहने के लिए कोई बंदोबस्त तो करना होगा। खैर, मधु ने तरकीब अच्छी सुझाई है। लेकिन बरसात में घास फूस का घर भी टिक नहीं पाएगा। जब मिट्टी और ईंट का घर ढह गया तो अब किशोर और शंकर जंगल से घास और लकड़ियां लेकर आते हैं और उनसे एक खूबसूरत घास का घर तैयार करते हैं। लेकिन यह घास का घर अभी इतना मजबूत नहीं था। अभी के लिए तो ये बस रहने के लिए हो गया है। इसके छत पर कोई मजबूती नहीं है। बारिश का पानी सीधा घर में आएगा। लेकिन कल मैं पन्नी का जैसे तैसे बंदोबस्त कर लूंगा। भगवान का इरादा बिल्कुल हम पर रहम करने का नहीं है। खैर, कहते हैं ना, उनकी योजनाओं पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अभी सब लोग उस घास के घर में रहने को मजबूर थे। लेकिन जो बारिश कई घंटों से थमी हुई थी, वो देर रात फिर से इस गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ लेकर आती है। छत पर मजबूताई न होने के कारण छत की सारी घास फूस उन लोगों पर गिर चुकी थी, जिससे सभी बारिश में गीले होकर कांप रही थी। अरे सुबह सुबह ही हमें पन्नी का बंदोबस्त करना होगा, वरना पूरा परिवार बीमार पड़ जाएगा। मुझे तो लगता है बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, पूरी रात बारिश में भीगते रहे। अच्छा बच्चों, तुम शैतानी नहीं करना, मैं घर के लिए घास लेकर आती हूँ। मधु अब जंगल की तरफ बढ़ती है, जहां उसे एक जगह हरे हरे गन्ने और लंबी घास नजर आती है, जिसे वो काटने लगते हैं। लेकिन थोड़ा घास काटने के बाद उसे एक जगह पर कई सारे मशरूम नजर आते हैं। कितने मुलायम और सुंदर मशरूम हैं, ये सब्जियों के लिए काम आएंगे। अरे अरे, रुको रुको, मुझे काटो मत, मैं कोई ऐसा वैसा मशरूम नहीं। ये आवाज मशरूम में से आई? हाँ हाँ, ये मशरूम की ही आवाज है। मैं एक जादुई मशरूम हूँ और मैं उन्हें ही दिखता हूँ जो वाकई नेक दिल होते हैं। देखो, मैं बस यहाँ अपने घर के लिए घास लेने आई हूँ, जिसका इस्तेमाल मैं अपना घर, रसोई और कपड़े बनाने में करूंगी। हाँ, मैं बोल सकता हूँ और जादू भी कर सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम इस घास से अपना घर बनाओगी तो वो घर मजबूत टिकाऊ होंगे, और अपने कपड़े बनाओगी तो वो मुलायम और सुंदर बनेंगे, और ये घास भी कभी सूखेगा नहीं। इतना कहकर वहां से वो मशरूम गायब हो जाता है। अब मधु उन घास को काट कर लाती है और उससे अपने घर को और भी मजबूती से तैयार करती है, जिसमें किशोर, नीलम, शंकर और मधु चारों लगातार मेहनत करते हैं और उस घर को तैयार करते हैं। ये लो, हमारे घास का घर बनकर तैयार है। अब हम मिट्टी और घास से सुंदर सा रसोई तैयार करते हैं, ताकि उसमें चूल्हा जलने के दौरान कोई दिक्कत न हो। घास का घर बेहद ही सुंदर लग रहा था। पास ही में एक छोटी सी घास की रसोई तैयार की गई थी, जिसमें अंदर से मिट्टी का लेप लगा होता है। वहीं नीलम और मधु दोनों सास बहू मिलकर अपने हाथों से घास के कपड़े तैयार कर रहे थे। देख देख सीमा, मैं लग रहा हूँ ना एकदम हीरो। ये हुई ना बात। अब ये कपड़े तो बरसात में गीले होने के बाद भी तुरंत सूख जाएंगे। दादी मेरे लिए भी घास से बना फ्रॉक तैयार कर रही है। नीलम के परिवार की ऐसी हालत हो गई थी कि पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े थे, वो भी फट चुके थे, जिस कारण वो घास से बना कपड़ा तैयार करते हैं। मुलायम मुलायम घास के कपड़े बेहद सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था यह परिवार पूरी तरह प्राकृतिक चीजों पर निर्भर हो गया है। सच कहूँ तो जब घर से बेघर हुए थे तब ऐसा लग रहा था भगवान हमेशा गरीबों के साथ नाइंसाफी करता है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वो ऐसे ऐसे धक्के क्यों लगाता है। चलो, हमारी बरसात में छत गिरने, छत टपकने और घर में पानी भरने जैसी समस्या से तो निपटारा हुआ, और ये घास तो गर्मी में भी हमें ठंड ही पहुंचाई जाएगी, क्योंकि ये सूखने वाली नहीं है। कल तक जो गरीब परिवार बरसात में बेहाल था, आज वही परिवार अपने घास के घर, रसोई और कपड़ों में खुशियां ढूंढ चुका था और खुशी खुशी रह भी रहा था। अरे, सुबह के 5 बज गए, अजी उठ जाइए। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ 2 मिनट में। तुम जाकर नहा लो, फिर मैं नहा लूंगा। ठीक है, मैं नीतू बहू को जगाने जा रही हूँ, आज उसकी पहली रसोई है ना। ऐसा कहकर अवंतिका नीतू के कमरे का दरवाजा खटखटाकर उसको जगा देती है, जिसके बाद वो पूरे घर की सफाई करके पूजा करके प्रसाद देती है। माँ जी, मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? बहू, पहली रसोई में तो अक्सर मिठाई बनाते हैं लोग, तू ऐसा कर खीर बना दे। जी जी माँ जी। अरे, मैं जो नहीं चाहती थी वही हुआ। माँ जी मुझसे मीठा बनवा रही है। अरे, मीठा बनाना तो मुझे आता ही नहीं है। भगवान मेरा साथ देना। नीतू रसोई में जाकर खीर बनाना शुरू करती है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, घर में इतने सारे लोग हैं, उनके हिसाब से चीनी कितनी डालनी चाहिए। मेरे घर में तो 4 थे तो मैं 6 चम्मच डालती थी, यहाँ कितनी डालूं? और कोई बाहर का मेहमान खाने आ गया तो
7-8 चम्मच डाल देती हूँ, ये ठीक रहेगा। ये कहकर नीतू खीर में ज्यादा चीनी के चम्मच डाल देती है और खीर बन जाने के बाद घर वालों को खिलाती है, जिसे खाते ही सब लोग मुश्किल से निकल पाते हैं। अरे बाप रे नीतू, इतना मीठा। बहू, चीनी के बहुत सारे कट्टे दहेज में तेरे पिताजी छोड़कर दे गए थे कि तेरी माँ? खीर में इतनी चीनी झोंकने का क्या मतलब है? हाँ बहू, सच में खीर इतनी मीठी है कि मैं तो इसे और नहीं खा सकता। इस उम्र में मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन ये खाकर जरूर हो जाएगी। सॉरी माँ जी, पापा जी, वो मुझे समझ नहीं आया यहाँ सबके हिसाब से खाने में चीनी कितनी डालनी है। शायद ज्यादा हो गया होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे भाभी, आपने मीठा तो बहुत बनाया है, पर कोई बात नहीं। 10 दिन बाद आपकी देवरानी इस घर में आने वाली है। देखना, पहली रसोई कितनी अच्छी बनाएंगी कि मम्मी पापा आप सब खुश हो जाएंगे। ऐसा ही हो तो अच्छा होगा। अब दोपहर के खाने में मटर पनीर, पूरी, चावल ये सब बना देना। जी माँ जी। फिर खुद भी खीर खाने के बाद नीतू खीर उगल देती है। कुछ देर बाद में दोपहर का खाना बनाती है, जिसे खाकर घर वाले खुश होते हैं। ऐसे ही 2-4 दिनों में शादी की तैयारियां चलती हैं, जहां नीतू मेहमान के लिए मीठा बनाती है और इस बार भी ज्यादा मीठे की वजह से अवंतिका उसे सुना देती है। अधिक की शादी करिश्मा से हो जाती है और वो अपनी पहली रसोई में सास का बताया हुआ खाना बना रही होती है कि सारा खाना जल जाता है। अच्छा हुआ जेठानी जी और माँ जी ने यहाँ कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरी सेकनी नहीं आ रही। जल गई है और दाल मखनी चावल भी जल गए हैं। अब क्या करूँ? ऊपर से निकाल लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। सब लोग खुशी से करिश्मा के हाथ का खाना खाते हैं और प्लेट को दूर कर देते हैं। ये क्या अधिक देवर जी, आप तो बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि आपकी पत्नी पहली रसोई का बहुत अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन इसकी तो पूरी भी जली है, चावल भी और दाल मखनी भी। बस सलाद बच गए क्योंकि वो बनाना नहीं पड़ा, वरना ये भी जल जाते। ये सब क्या है करिश्मा बहू? कुछ पूरी जली हुई है, कुछ कच्ची है, ढंग से पूरी सेकनी भी नहीं आती। और ये तुमने दाल मखनी चावल कैसे जला दिए? सोचा नहीं था कि नई बहू की पहली रसोई का खाना ऐसे जला हुआ मिलेगा। मेरा पेट भर गया, मैं जाता हूँ। क्या करिश्मा, तुमने तो मेरी इंसल्ट करवा दी। अजीब, मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ बचाने की, लेकिन जल गया। पता नहीं मुझसे खाना जल क्यों जाता है। कोई बात नहीं, पहली बार है इसलिए माफ कर रही हूँ। ये भगवान, इसी महीने में मेरी तीसरी बहू भी आने वाली है, कहीं वो भी ऐसे ही पहली रसोई ना बना दे। मुझे तो डर लग रहा है। माँ चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों में शिवा की शादी आरती से हो जाती है और वो भी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जिसे देख। अरे वाह आरती, तुमने तो ना जला हुआ खाना बनाया है ना ही मीठा। और क्या है ये? मिक्स वेज, नान, शाही पनीर, पनीर मलाई कोफ्ता। चलो सब खाते हैं। जैसे घर के सभी लोग आरती के हाथ का खाना खाते हैं तो उसके हाथ का तीखा खाना खाकर सबकी आंखों से आंसू और कानों से धुआं निकल जाता है। माँ जी, ये तो बहुत तीखा खाना है। हे राम, मेरे तो कान जल गए। पानी। अरे आरती बहू, ये तूने क्या किया? जुबान जलाना चाहती थी क्या हम सब कहा? माँ जी, पापा जी, जल्दी से मेरे हाथ के बनाए हुए सूजी का हलवा खा लीजिए, आपकी मिर्च शांत हो जाएगी। अरे बाप रे, अरे कमाल की तीनों बहुएं हैं हमारी। एक खाना जला देती है और एक जुबान, और तीसरी मीठा खिलाकर जुबान शांत करती है। सब लोग पानी पीते हैं और कुछ ज्यादा मीठा बनाने वाली बहू के हाथ का मीठा खा लेते हैं और तब सास बौखलाकर, अरे घर में 3 बहू लाकर मुझे लगता नहीं कि किसी को भी रसोई में खाना बनाने आता है। तीनों एक से बढ़कर एक है। सोचा था 3 बहू आएंगी, बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगी, अलग अलग रसोई में खाना बनवाऊंगी, लेकिन इन 3 बहू की अलग ही सूरत में 3 रसोई है। शिवा, तेरी वाली ने तो कानों से धुआं ही निकाल दिया। माँ जी, पापा जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं दोबारा खाना बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, इतनी कृपा मत कर। जो तूने खाना खिलाया है वैसा खाना हम दोबारा खाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तब घर के सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और तीनों बहू आपस में एक दूसरे को ताना कसती हैं। ऐसा क्या किया था आप दोनों ने जो माँ जी आप दोनों का गुस्सा भी मुझ पर उतार रही थी? अच्छा, ये तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम दोनों का गुस्सा मुझ पर उतरा। ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। कम से कम मैं मीठा जलाती तो नहीं हूँ या उसमें तीखा डाल देती हूँ। ओ जेठानी जी, खुद को ज्यादा माहिर मत समझिए। मेरी तो बात अलग है कि खाना जल गया था, लेकिन आप दोनों की तरह इतना तीखा और मीठा नहीं बनाया था कि गले से ही ना उतरे। और आपका खाना तो गले से उतरने लायक भी नहीं था। मैं यहाँ से गई नहीं हूँ कि तुम तीनों की चूहा बिल्ली वाली लड़ाई अंदर तक आने लग गई। और हाँ, मेरी तीनों बहू को देखने घर पर मेहमान आने वाले, तो याद रखना तीनों की रसोई में इस बार कोई गड़बड़ नहीं, ढंग से खाना बनाना। जी माँ जी।
अगले दिन घर पर मेहमान आते हैं जो घूंघट हटाकर बहू को सुंदर सुंदर तोहफा देते हैं। अरे महेश, तेरी तीनों बहू अच्छी हैं, अब तीनों बहू के हाथ का खाना भी चखा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर तीनों बहू खाना बनाकर लाती हैं, जिसे खाते ही तीनों मेहमान सीट से उठ जाते हैं। ये क्या है भाई साहब, अपनी बहू का जला हुआ खाना खिलाने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? सिर्फ जला हुआ नहीं, खाना इतना तीखा है कि मेरा आय हाय मेरा मुंह जल गया। सोच रहा हूँ पानी पीऊं या नहीं, या इसमें भी इतनी सारी मिर्च है। बहू, अरे सुगंधा जी बैठिए ना, बहू के हाथ का मूंग दाल का हलवा तो खाइए। यही खाकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। आपकी बहू ने मूंग दाल का हलवा नहीं, चीनी का हलवा बनाया। इस उम्र में अगर मुझे डायबिटीज नहीं हुई तो आपकी बहू डायबिटीज करवा कर ही मानेगी। वाह, आपकी तीनों बहुओं ने रसोई में खाना बनाने में क्या महारती हासिल कर रखी है। एक जलाती, एक तीखा खिलाती, एक मीठा खिलाती। आज तक खाने में 19-20 का फर्क सुना था, लेकिन यहाँ तो 1 और 100 का फर्क देख लिया। माफ कीजिए, अब रुक नहीं पाएंगे। मेहमानों के ऐसे जाने के बाद अवंतिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तीनों बहू पर फूट पड़ती है। इसके बावजूद भी वो घर में जो खाना बनाती थी उसमें कोई फर्क नहीं आता था। हमेशा जला हुआ मीठा और तीखा, जिससे ससुराल वाले भी परेशान थे और तीनों बहुएं भी आपस में लड़ती थीं। और एक सुबह अचानक से मेहमान आते हैं। अरे मिस्टर बजाज, आप और राधे कृष्ण भाई साहब, आप भी नमस्ते नमस्ते। बैठिए, अचानक कैसे? अरे हमारे दोस्त ने तो रिटायरमेंट ले लिया काम से, तो बस मिलने चले आए। फिर याद आया तीनों बेटों की शादी हो गई है, तो बहू के हाथ का खाना भी खा लेंगे। हे भगवान जी, आपने ये क्या किया? उस दिन मेहमानों के सामने कम बेइज्जती हुई थी, जो आज फिर से। नहीं, ये सब मैं नहीं सह पाऊंगी, भगा भी तो नहीं सकती। महेश जी आप समझिए, मैं क्या करूं? अरे तुम लोग बैठो बैठो, मैं बस अभी आया। महेश रसोई में जाता है और अपनी तीनों बहू से कुछ बात करता है, जिसके बाद तीनों बहू खाना बनाकर महेश के दोस्तों को खिलाते हैं और महेश के दोस्त खुश हो जाते हैं। मुझे डर लग रहा है और इनके दोस्त अभी तक खाने से नहीं उठे। कैसे खाना कैसा लगा आपको? जला हुआ? अरे भाभी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपकी तीनों बहू ने बहुत लाजवाब खाना बनाया है भाई। ये मिष्टी दही तो बहुत अच्छी है। हाँ, और ये बाकी का खाना भी बहुत सही है। आप जला हुआ क्यों बोल रही थी? बिल्कुल परफेक्ट खाना है। अच्छा। तभी मेहमान तीनों बहू को शगुन देकर चले जाते हैं। फिर अवंतिका बेलन लेकर गुस्से से तीनों बहू की तरफ आती है कि महेश, अरे अरे ये क्या कर रही हो मोहतरमा? मैं अच्छे से जानती हूँ इन तीनों ने तो आज का खाना बनाया नहीं, मगर बाहर से खाना मंगाकर मेहमानों को खिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोस्त तीनों बहू के हाथ का खाना खाकर गए हैं। हो ही नहीं सकता। लेकिन अवंतिका ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने ज्यादा खाना जलाने वाली बहू से तीखा खाना बनवाया, तीखा बनवाने वाली बहू से मीठा बनवाया और मीठा बनाने वाली बहू से मतलब नीतू से करिश्मा वाला खाना बनाने को कहा है। इन तीनों ने एक दूसरे की कमजोरी पर काम किया, जिससे वो खाना जला नहीं। न एक ज्यादा मीठा डाल पाई और एक ने टाइम से खाना पकाकर गैस बंद कर दी। माँ जी, हम भी आपकी तरह परेशान थे, लेकिन पापा जी की तरकीब से काम करने पर हमने काबू पा लिया बात को। लेकिन अब से तुम तीनों मेरी निगरानी में खाना बनाओगी, ताकि ऐसी परिस्थिति में ऐसी तरकीब ना सोचनी पड़े। जी माँ जी।